A History of the World in 6 Classes by Tom Standage। बियर की खोज ने सेटल्ड सिविलाइजेशन को बढ़ावा दिया। आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है? आप काम के वक्त बियर एंजॉय करते हैं, खाने के साथ वाइन पसंद करते हैं, या हो सकता है आप शराब नहीं तो कॉफी और चाय के दीवाने हो। कोई भी ड्रिंक आपकी फेवरेट हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी फेवरेट ड्रिंक की हिस्ट्री के बारे में आप कुछ न जानते हो। ये समरी उसी बारे में है। ये समरी आपको बताएगी कि रम से लेकर कोका कोला तक आपकी फेवरेट ड्रिंक्स कैसे डिस्कवर, डेवलप और इतनी पॉपुलर हुई। साथ ही आप जानेंगे कि बदलते वक्त के साथ ये ड्रिंक्स खुद कैसे बदली और ह्यूमन हिस्ट्री पर इनका क्या असर हुआ। इसके अलावा आप जानेंगे कि कैसे रम पर लगे टैक्स ने ब्रिटिश को अमेरिका से बाहर निकालने में मदद की, फ्रेंच आर्मी पर कॉफी पीने का इल्जाम कैसे लग सकता था, और क्यों एक सोवियत जर्नल ने कोका कोला की पैकिंग वोदका की तरह करवाई। बहुत सारे लोग बियर पीना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे किसने बनाया है? दरअसल बियर बनाई नहीं, खोजी गई थी। इसकी शुरुआत 1000 बीसी पहले आइस एज के आखिर के दिनों में हुई थी, जब लोग वहाँ की उपजाऊ जमीन से आज के दिनों में मिडिल ईस्ट और इजिप्ट बीज वाले अनाज खूब उगाया करते थे। लोगों ने पाया कि अनाज को पानी में भिगोने के बाद उसका स्टार्च माल्ट में बदल जाता है। इस मॉल्टेड अनाज को पानी में उबालकर कुछ दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिए जाने पर ये एक बुलबुले वाली ड्रिंक में बदल जाता है। लोगों को इसका टेस्ट और खुद पर इसका असर जो हो रहा था वो अच्छा लगने लगा, इसीलिए उन्होंने इसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। लोगों के फार्मिंग करने और सेटल होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन बियर प्रोड्यूस करना भी था। पहले लोगों की जिंदगी शिकार और जंगली फलों पर ही डिपेंड करती थी, इसीलिए वो किसी एक जगह का इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए ही कर सकते थे और अपने लिए खाने का सामान इकट्ठा भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे अनाज बनाने वाले बियर और ब्रेड जैसी चीजों के लिए उनकी ख्वाहिश बढ़ने लगी, उन्होंने अनाज का परमानेंट जरिया ढूंढना शुरू कर दिया। इससे उन्हें पता चला कि बीज वाले अनाज को स्टोर करके महीनों और सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे अनाज स्टोर करने के फायदे पता चले, ये भी समझ में आया कि उन्हें ऐसी जगह पर सेटल होना चाहिए जहाँ अनाज उगाया जा सके। अनाज की जरूरत ने खेती की शुरुआत कर दी। वो जल्द ही बोने और काटने लगे, क्योंकि उनकी सोसाइटी बियर जैसी अनाज से बनने वाली चीज पर डिपेंड होने लगी थी। जैसे ही सेटल होने की ये सोच लार्जेस्ट सिविलाइजेशन में बदली, बियर लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गई। बियर सिविलाइज्ड लोगों की पहचान बन गई और इसे आपस में शेयर करना भाईचारे का साइन। बियर का इस्तेमाल कुछ रिलीजियस और स्टेट इवेंट्स में भी होता था। यहाँ तक कि ह्यूमन हिस्ट्री की पहली बेहतरीन लिटरेचर मानी जाने वाली मेसोपोटामिया में लिखी हुई एपिक ऑफ गिलगमेश में बियर को सिविलाइज्ड लोगों की ड्रिंक कहा गया है। प्राचीन समय में लोगों के लिए वाइन एक स्टेटस सिंबल था। आज के दौर में वाइन एक अफोर्डेबल चीज है और इसका इस्तेमाल अपर क्लास और लोअर क्लास सब करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में वाइन बहुत वैल्यूएबल चीज हुआ करती थी और इतनी महंगी थी कि इसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए सिर्फ अमीर लोग ही वाइन का मजा ले सकते थे। मिसाल के तौर पर असीरियन के लिए वाइन रेपुटेशन का सिंबल थी। 870 AD में असीरियन के राजा अशुरनासिरपाल ने अपने एम्पायर के रईस लोगों के लिए बुलाई गई दावत में वाइन पेश की, क्योंकि इससे राजा की दूर दराज इलाकों से महंगी ड्रिंक्स मंगाने की पावर का पता चलता था। वाइन ग्रीक सोशल क्लास सिस्टम का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई थी। यूनानियों ने किफायती दाम पर वाइन बनाना सीख लिया था, इसलिए ये इंटेलेक्चुअल तबके की फेवरेट ड्रिंक बन गई। वाइन मीटिंग्स वगैरह में सर्व की जाने लगी। जल्दी ये पार्टी और पोइट्री आर्ट से जुड़े इवेंट्स का अटूट हिस्सा बन गई। वहीं दूसरी तरफ बियर का ताल्लुक एशियंट ग्रीस से है। उन्होंने इसे अनसोफिस्टिकेटेड समझा और दूसरे देशों के बार्बेरियंस से जोड़ दिया। यूनानियों ने अपना वाइन कल्चर पूरे मेडिटेरेनियन में फैला दिया, जिसके चलते पूरी दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। बाहरी कल्चर के लोग भी ग्रीक कल्चर को जानने की ख्वाहिश रखने लगे, खासतौर पर वो बोतल या बर्तन जिसमें ग्रीक्स शराब स्टोर करके रखते थे। रोम में भी वाइन स्टेटस सिंबल था। जब रोमन्स ने ताकतवर इलाके के तौर पर ग्रीस को पछाड़ दिया, तो वो वाइन ट्रेड सेंटर बदलकर ग्रीक ग्रेप्स वाइन इटली ले आए। अमीर गरीब हर कोई वाइन पीने लगा था। अब लोगों के स्टेटस का पता इस बात से लगता था कि वो किस तरह की वाइन पीते हैं। यकीनन सबसे अच्छी वाइन अपर क्लास के लिए होती थी। फेलर्नियन नाम की वाइन सबसे पहले कंपेनिया में बनाई गई और आज भी वो सबसे बेहतरीन वाइन समझी जाती है। आगे के कुछ सालों में अल्कोहल का प्रोडक्शन खूब बढ़ा और अरब वर्ल्ड का डिस्टिलेशन प्रोसेस डेवलप करना इसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। नई स्पिरिट्स का इस्तेमाल रिलीजियस इवेंट्स में कुछ खास नहीं हुआ और जल्दी इनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। शुरुआत में यूरोपियंस को लगा कि डिस्टिल्ड वाइन में हीलिंग पावर यानी दर्द को कम करने वाली खूबियां हैं। इटालियन अल्केमिस्ट माइकल सलर्नस ने 12वीं सेंचुरी में लिखा अरब टेक्स्ट पढ़कर वाइन और नमक का डिस्टिलेशन प्रोसेस पहली बार एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि नतीजा कुछ खास नहीं था। जल्द ही इसका इस्तेमाल पैरालिसिस और हार्ट डिसीज जैसी कई बीमारियों के क्योर करने के लिए किया जाने लगा। इस स्पिरिट की पॉपुलैरिटी ने दुनिया भर में यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद की। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मोटे तौर पर उनका एम्पायर चीनी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था,
जिसका इस्तेमाल रम बनाने के लिए होता था। यूरोपियन मुल्कों ने कैरिबियन आइलैंड को कॉलोनाइज करके उन पर शुगर प्लांटेशन शुरू किया। 16वीं सेंचुरी में अंग्रेजों द्वारा बारबाडोस में गन्ने की खेती का सामान लाने के बाद चीनी इस आइलैंड की सबसे इम्पोर्टेंट फसल बन गई। चीनी और रम कैरिबियन में इतनी इम्पोर्टेंट बन गए कि इनका इस्तेमाल करेंसी के तौर पर होने लगा। कई बार इनका इस्तेमाल गुलाम खरीदने के लिए भी किया गया। उसके बाद रम जैसे डिस्टिल्ड स्पिरिट का हिस्ट्री पर बहुत असर हुआ। 1733 में मोलासेस एक्ट पास होने के बाद अमेरिकी इंडिपेंडेंस की जंग में रम का बहुत अहम किरदार रहा। इस एक्ट ने उन जगहों से आने वाले गुड़ पर टैक्स लगा दिया जो ब्रिटिश कॉलोनी में नहीं थे। इन गुड़ का इस्तेमाल रम बनाने के लिए किया जाता था। अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने इस एक्ट को इग्नोर करते हुए हाई क्वालिटी के फ्रेंच गुड़ की स्मगलिंग जारी रखी। इस ब्रिटिश लॉ की बगावत में रम के अलावा चाय जैसे सामान शामिल थे और इस विद्रोह का खात्मा अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी जंग से हुआ। कॉफी यूरोप में इंटेलेक्चुअल सर्कल की पसंदीदा ड्रिंक बन गई। मिडिल एज में कॉफी नाम की दूसरी गेम चेंजिंग ड्रिंक बना ली गई। हालांकि शुरुआत में ये अरब वर्ल्ड में ही पॉपुलर रही, लेकिन 17 सेंचुरी तक यूरोप में भी इसकी डिमांड बढ़ गई। कॉफी की पॉपुलैरिटी से पहले यूरोपियंस के लिए वाइन और बियर कॉमन ड्रिंक्स थी। पीने वाला पानी ज्यादातर अनप्योर रहता था, इसीलिए वाइन और बियर बेहतर चॉइस बन गई। अल्कोहल की तरह कॉफी भी सेफ थी, क्योंकि इसे बनाने में बॉयल वाटर का इस्तेमाल किया जाता था। जल्दी कॉफी साइंटिस्ट, क्लर्क, मर्चेंट्स जैसे उन इंटेलेक्चुअल्स के बीच पॉपुलर ड्रिंक बन गई जो दिन भर अल्कोहल के असर में नहीं रहना चाहते थे। इससे भी ज्यादा कॉफी एनर्जी लेवल बढ़ाने और सुबह जल्दी उठने में हेल्पफुल थी। जल्दी पब्स की बजाय कॉफी हाउसेज एकेडमिक और पॉलिटिकल डिस्कशन का सेंटर बन गए। 17वीं सेंचुरी के मिडिल में पहले इंग्लिश कॉफी हाउस की शुरुआत हुई। कॉफी हाउसेज अच्छे तरीके से डेकोरेटेड और फर्निश्ड होते थे, जबकि पब्स के साथ ऐसा नहीं था। कॉफी हाउसेज ने मर्चेंट, स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे उन कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जिन्हें पब्स के बजाय शांत माहौल वाली जगह की तलाश थी। कॉफी हाउसेज पॉलिटिकल डिबेट के हब बन गए। मिसाल के तौर पर 1660 में देश से निकाले गए चार्ल्स सेकंड के सपोर्टर्स ने कॉफी हाउस में ही उनके सत्ता में वापस आने का डिस्कशन किया था। उस कॉफी हाउस में हुई डिबेट और अलायंस में मोनार्की स्टैब्लिश करने और ओलिवर क्रोवेल का राज खत्म करने में अहम किरदार निभाया था। चार्ल्स सेकंड ने कॉफी हाउसेस पर रोक लगवा दी थी। हालांकि चार्ल्स की वापसी में कॉफी हाउसेस का अहम रोल था। किंग को कॉफी हाउसेस के द्वारा बढ़ रही फ्री स्पीच की फिक्र थी। यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी कॉफी हाउसेस बढ़ने लगे, खासतौर पर फ्रांस और एम्स्टर्डम। इसकी स्टैब्लिशमेंट से लोग आपस में न्यूज और गॉसिप्स शेयर करने लगे, साथ ही रेवोल्यूशन की प्लानिंग करने लगे। असल में पेरिस के कॉफी हाउस में हो रही डिबेट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी अहम किरदार निभाया। किसी ने यहाँ तक भी कहा कि कॉफी हाउसेस की वजह से ही मोनार्की खत्म हुई है। लंबे वक्त से चाइनीज कल्चर का हिस्सा रही चाय ब्रिटिश की वजह से वेस्ट में पॉपुलर हुई। चाय बिना अंग्रेजों के कल्चर का जाना माना हिस्सा है, लेकिन चाय को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराने वाले अंग्रेज नहीं थे। 17वीं सेंचुरी में चाइना से ट्रेड के जरिए चाय यूरोप आई। लंबे समय तक चाइना यूरोप के साथ ट्रेड के खिलाफ था, क्योंकि चाइनीज मर्चेंट को लगता था कि उन्हें यूरोप के सामानों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब 16वीं सेंचुरी के मिड में बदल गया, जब वो और सामान तलाश करने लगे। सिल्क और चीनी मिट्टी भेजकर चाइना ने पुर्तगाल के साथ ट्रेड रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया और उसके बाद जल्द ही दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड होने लगा। सबसे पहले चाय ले जाने वाले डच थे। उस वक्त चाय को कोई नई चीज समझा जाता था। कॉफी से भी ज्यादा महंगी होने की वजह से शुरुआत में इसे लग्जरी समझा गया और इसका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए होता था। हालांकि चाय ब्रिटेन में जल्दी ही पॉपुलर हो गई। 17वीं सेंचुरी में सिर्फ 6 टन चाय इंपोर्ट की जाती थी, जबकि सेंचुरी खत्म होते होते 11,000 टन इंपोर्ट होने लगी। इसमें स्मगलिंग के जरिए आ रही चाय एडिट नहीं है, उसको मिलाकर शायद ही क्वांटिटी डबल हो जाएगी। ब्रिटेन में चाय इतनी पॉपुलर कैसे हुई? ब्रिटेन में चाय रॉयल और अपर क्लास की पसंदीदा ड्रिंक बन गई थी और सस्ते होने के साथ ही अपने स्टेटस ऊंचा दिखाने के लिए लोअर क्लास ने भी इसे बड़ी तेजी से अपनाया। टी हाउसेस और टी गार्डन्स पूरे शहर में फैल गए थे। चाय खासतौर पर औरतों के बीच पॉपुलर थी, क्योंकि वो इसे खरीद सकती थी, जबकि बहुत सारे कॉफी हाउसेस में उनका घुसना भी मना था। ये तो चाय की जर्नी की शुरुआत थी। चाय दुनिया की सबसे पॉपुलर ड्रिंक बनने वाली थी, जिसने पूरी दुनिया में ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद की। ब्रिटिश की चाय के लिए पसंद का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और पावर के ग्लोबल बैलेंस पर काफी असर रहा। ब्रिटिश एम्पायर के चाय को प्रमोट करने की वजह से 18वीं सेंचुरी तक इंडस्ट्रीज में कॉफी का बोलबाला कम होने लगा। कुछ इस तरीके से चाय की पॉपुलैरिटी बढ़ी और बाद में ये रेवोल्यूशन की बड़ी वजह बनी। कॉफी की तरह ही चाय ने भी वर्कर्स को जगने में मदद की, लेकिन साथ ही इसका एक और फायदा था। इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से पानी से होने वाली बीमारियां कम हो गईं। ब्रिटेन की इंडस्ट्री के वर्कर बिना किसी बीमारी के डर से कहीं सो सकते थे। इस तरीके से लोग ज्यादा काम कर रहे थे और ज्यादा काम का मतलब ज्यादा फैक्ट्री। चाय की वजह से माओं को हेल्दी दूध आने लगा, जिसकी वजह से नवजात बच्चों की मौत कम हो गई और वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ गई।
चाय ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्पीड दी। धीरे धीरे ये एक स्टेटस सिंबल और लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई। डिमांड पूरी करने के लिए ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन बढ़ाने का इनोवेटिव तरीका सोचना पड़ा। मिसाल के तौर पर वेगवुड नाम की कंपनी इस एरा में चाय का मास करेक्शन करने वाली पहली फेमस कंपनी बनी। इस दौरान चाय की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पावरफुल कंपनी बन रही थी। कंपनी का काम ब्रिटेन में चाय सप्लाई करना था और कंपनी के साथ ब्रिटिश सरकार के खजाने में भी खूब बढ़ोतरी हुई। नेचुरली उनके पास इसकी वजह से पॉलिटिकल पावर्स भी आई। ये पावर टैक्स पॉलिसीज पर असर डालने के लिए काफी थी। मिसाल के तौर पर 1773 के टी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका की कॉलोनी में टैक्स फ्री चाय एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई। लोकल मर्चेंट्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी सहित कस्टमर्स के लिए प्राइस बढ़ा दिए गए थे। इसकी वजह से हो रही प्रोटेस्ट और बायकॉट का खात्मा आज के फेमस बोस्टन टी पार्टी की शक्ल में हुआ। टी टैक्स अमेरिका पर लगने वाले दूसरे इलीगल टैक्स में से एक था, जिसके चलते उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जंग छेड़ दी। सोडा के यूनाइटेड स्टेट से गायब होने के बाद कोका कोला मार्केट लीडर बन गई। लगभग एक सेंचुरी बाद एक और ड्रिंक आई। इस बार ये यूनाइटेड स्टेट में हुआ और ये ड्रिंक सोडा थी। ब्रिटिश साइंटिस्ट और प्रीस्ट जोसेफ पिस्टले गैस को पानी में घोलकर कार्बोनेट सोडा बनाने वाले पहले इंसान थे। शुरुआत में लोगों ने इस कार्बोनेट ड्रिंक का इस्तेमाल इलाज के लिए किया, क्योंकि ये स्प्रिंग वाटर की तरह था। हालांकि बाद में लोगों ने टेस्ट की वजह से इसे पीना भी शुरू कर दिया। जल्दी ही इसे रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के तौर पर जाना जाने लगा और इसकी पॉपुलैरिटी बॉटलिंग प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बाद और बढ़ गई, जो 1805 में येल यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री प्रोफेसर बेंजामिन सेलिमन ने बनाई थी। 1909 में सोडा बोतल बेचने वाले जोसेफ हॉकिंस ने पता लगाया कि कस्टमर तक सोडा डायरेक्टली पहुंचाने के लिए फाउंटेन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सोडे का टेस्ट बेहतर बनाने के लिए अमेरिका ने फल से बने सिरप का इस्तेमाल किया और एक अमेरिका ने ही कोका कोला नाम की सबसे बेहतरीन सोडा बना ली। जॉर्जिया के फार्मासिस्ट जॉन पैम्पटन ने मेडिकल जर्नल में पढ़ी इंग्रेडिएंट्स और कोका का एक्सपेरिमेंट करके कोका कोला बना ली। उन्होंने इस मिक्सचर को वाइन में मिलाकर फ्रेंच वाइन कोका नाम की एक ड्रिंक बनाई, लेकिन जल्द ही नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोहिबिशन मूवमेंट बढ़ने लगा था। आखिरकार उन्होंने एक ऐसी ड्रिंक बनाई जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। पैम्पटन ने कोका कोला का एडवर्टीजमेंट टॉनिक के तौर पर किया था, लेकिन ये जल्द ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह पॉपुलर हो गई। ये सब उनकी मार्केटिंग स्किल का नतीजा था। उन्होंने कोका कोला नाम इसीलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि एडवर्टाइजमेंट में 2C अच्छा लगेगा। वो जल्द से जल्द इसे पॉपुलर करना चाहते थे। फ्री सैंपल्स, पोस्टर्स, सोडा फाउंटेन्स पर लगे बैनर की वजह से जल्द ही कोका कोला को लेकर लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई। उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब रही। 1887 में सिर्फ अटलांटा में ही एक महीने में कोका कोला की बिक्री 200 गैलन बढ़ गई। सिर्फ 8 साल के अंदर एनुअल सेल 76,000 गैलन हो गई। यूनाइटेड स्टेट के आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी खत्म करने के फैसले ने कोका कोला को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। कोका कोला आज दुनिया का जाना माना ब्रांड है, लेकिन एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए ये इमेजिन कर पाना मुश्किल था जो पूरे तरीके से अमेरिकन हो। आखिर कोका कोला की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी? कोका कोला का इंटरनेशनल ब्रांड बनने का सफर अमेरिका द्वारा आइसोलेशनिज्म पॉलिसी खत्म करने से शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले कोका कोला कंपनी अमेरिकन गवर्नमेंट के ही हाथों में थी। इसने दूसरे देशों में एक्सपेंड करने का नहीं सोचा था। पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग के बाद पूरी दुनिया में अमेरिकन सोल्जर्स को तैनात कर दिया गया और उसी के साथ कोका कोला भी फैल गई। पेट्रियोटिज्म और अमेरिकन आइडेंटिटी की वजह से सर्विसमैन कोका कोला से जुड़ने लगे। कंपनी ने इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी और ऑर्डर जारी कर दिया कि दुनिया में कहीं भी यूनिफॉर्म पहने हुए सोल्जर्स को कोका कोला की बोतल 5 सेंट में मिल सकेगी। सर्विसमैन की डिमांड पूरी करने के लिए कोका कोला ने दूसरे देशों में अपना बॉटलिंग प्लांट शुरू किया, खासतौर पर साउथ अफ्रीका जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देशों में। जंग खत्म होने के बाद इन प्लांट्स का इस्तेमाल लोकल्स की डिमांड्स पूरी करने के लिए किया गया। इस तरह कोका कोला ग्लोबल प्रोडक्ट बन गया। वॉर खत्म होने के बाद भी एंटी अमेरिकन ग्रुप्स इस ड्रिंक को अच्छा नहीं समझते थे और कम्युनिस्ट भी इसे सख्त नापसंद करते थे, क्योंकि उनके लिए ये अमेरिकन कैपिटलिज्म की निशानी थी। फ्रेंच कम्युनिस्ट ने इसे जहरीला बताकर बैन करने की भी कोशिश की। जॉर्ज जुकोव नाम के एक सोवियत जर्नल को कोका कोला बहुत पसंद थी, लेकिन वो किसी भी अमेरिकन प्रोडक्ट के साथ जुड़े होने को लेकर डर में थे। इसीलिए उन्होंने इसे ऐसा बनवाया कि ये वोदका की तरह दिखे। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर भी कोका कोला का असर रहा। 1960 में इजराइल को लगा कि कोका कोला जानबूझकर इजराइल से बाहर है, क्योंकि वो अरब मार्केट को नाराज नहीं करना चाहती। तो इजरायली ग्रुप्स ने अमेरिका में बायकॉट करना शुरू कर दिया। इसीलिए कंपनी को तेल अवीव में बॉटलिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने का लाइसेंस देना पड़ा, जिसके चलते अरब में बायकॉट होने लगा, जो 1980 में खत्म हुआ। कुल मिलाकर बहुत वक्त तक पानी इकलौती पीने वाली चीज थी, लेकिन पिछले 10,000 साल में सब बदल गया। टेस्ट और सोशल चेंज की वजह से दुनिया भर में तरह तरह के ड्रिंक्स आते रहे। दुनिया भर की इंडस्ट्रीज बियर, स्प्रिट्स, टी, कॉफी, कोका कोला जैसी ड्रिंक्स के इर्द गिर्द घूमती रही। आने वाले वक्त में ये 6 ड्रिंक्स हमारी जिंदगी पर असर डालती रहेंगी।